हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हमसफर जगजोत सर, और आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। क्या लेके? लेक्चर नंबर 3 लेके, यकीन 5.0 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का तीसरा लेक्चर, थर्ड लेक्चर। बहुत ही ज्यादा इंतजार होता है बच्चों को लास्ट लेक्चर का किसी भी चैप्टर के, क्योंकि उसी में हम लोग मोस्टली समरी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं। सो अब तक का जो सफर रहा है उसमें हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हैं। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्या पढ़ाया है, क्योंकि आज वो मैं समरी में डिस्कस करूंगा। तो समरी लेक्चर आज आप लोगों के लिए रखा है मैंने। इसी में थर्ड लेक्चर में हम 1-2 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो रह गए हैं, और उसके बाद पूरा समरी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना? सो डेफिनेटली आज का जो लेक्चर है वो टॉपिक के साथ साथ समरी के लिए भी है, तो आज के लेक्चर में आपको समरी भी मिल जाएगी। सो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ऑल्दो मैं हर एक लेक्चर में लास्ट में चीजों को डिस्कस करता ही हूं, तो वो समराइज कर ही देता हूं। बट लास्ट चैप्टर जो था रोटेशन, उसकी मैंने पूरी समरी अपलोड की थी, वैसे ही इस चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी। और वक्त मिलेगा जैसे जैसे हम लोग बाकी चैप्टर्स का भी खाली समरी वाला पोर्शन भी डाल देंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स का समरी हमने डाला था, बाकी के चैप्टर्स का भी हमने डिस्कस किया था माइंड मैप्स की फॉर्म में। ठीक है ना? कोशिश करूंगा चैप्टर्स के बीच से समरी आप लोगों को कट करके मैं वहां दिखा दूं, ताकि आप लोगों को पढ़ना और आसान हो जाए। सो यस, यही आज के इस लेक्चर का जो भी है लेखा जोखा यही है। आज यही सब कुछ आपको मिलने वाला है। टॉपिक कौन से कवर करने हैं आज हम लोगों ने, जो नए टॉपिक पढ़ने हैं, जो अलग चीज पढ़नी है, वो टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, वैसे ही जब किसी रोड को स्ट्रेच करते हैं उसमें खिंचाव आता है, उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होती है भाई। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, उस पर भी चर्चा करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले पॉइजन्स रेशियो क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा करूंगा और समरी लेक्चर। ओके, शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया करे। एक सवाल जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे उनसे रिलेटेड, उन्हीं सवालों से रिलेटेड, उन्हीं का मिलता जुलता एक सवाल जरूर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल क्या कहता है भला? सवाल कहता है, व्हेन अ सर्टेन वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, its length increases by 1 centimeter. If the same weight is suspended from another wire of the same material and length but having a diameter half the first one, then the increase in length. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हो, सबसे पहले जरूरी है कि आप ये चीज एनालाइज कर लो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या चीजें गिवन है, क्या चीज कांस्टेंट है। ये चीज अगर आप पहले ही एनालाइज कर लेते हो तो क्वेश्चन आधे से ज्यादा पहले ही सॉल्व हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आप लोगों से इंक्रीज इन लेंथ के बारे में पूछ रहा है। आपको 2 केसेस दिए हैं। पहले उसने बोला है कि एक वेट हम लोगों ने हैंग किया है एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर से, और उससे इंक्रीज इन लेंथ आया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमें डेल्टा एल दे रखा है 1 सेंटीमीटर। पहले हम लोगों को यह दिया है कोई वायर होगी, और वायर से हम लोगों ने क्या किया होगा, किसी वेट को हम लोगों ने हैंग किया होगा। मैं वेट को डब्ल्यू मान लेता हूं। ठीक है, ओके। तो इस वायर की लेंथ हो गई एल। एरिया की अगर हम बात करें, हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ले लेते हैं। हमने ले लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब इसका जो रेडियस है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं आर, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, वेट हम लोगों ने इसे सस्पेंड कर दिया, डेल्टा एल ये हो गया है। और इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, यहां से डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आता है। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, एफ को हम लिख सकते हैं गामा ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ये यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से ही आया है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ बाय डेल्टा एल, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। वहां से हमने ये फॉर्मूला निकाला है, बहुत बार इस्तेमाल किया है फोर्स का ये फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से ये आता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हम लोगों को अगर डेल्टा एल के बारे में पूछे तो डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं एफ एल डिवाइडेड बाय गामा ए। सो क्लियरली हम लोगों से बोला जा रहा है, हम एक इसी वायर पे, एक ऐसी ही एक वायर पे हैंग कर रहे हैं जिसका डायमीटर हाफ हो चुका है। अब आपको जो दूसरी वायर दी है वो थिन वायर है, इसका जो डायमीटर है हाफ हो गया, यानी कि जो रेडियस है वो हाफ हो चुका है। तो एरिया कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, वो पाई आर डैश स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हाफ हुआ है। जो एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर बाय 2, सॉरी
जो हमारा एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश को आर बाई टू डालोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, पाई आर बाई टू का स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई फोर। तो जो हमारा नया एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो मेरा नया एरिया हो जाएगा वो इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, नया वाला एरिया। तो ऑब्वियसली अगर हम रेडियस आधा करेंगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं। रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, एरिया एरिया का डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। अब रेडियस आधा तो एरिया 1/4 हो जाएगा। तो बस अगर आप ध्यान से देखोगे जो नया डेल्टा एल आएगा वो कितना आएगा, जो नया डेल्टा एल आएगा, फोर्स तो सेम है, फोर्स तो मेरा डब्ल्यू है जो हम वेट लगा रहे हैं, फोर्स तो मेरा अभी भी सेम है, जो मेरी लेंथ है क्वेश्चन में दी है सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है। ये कैसे पता है यंग्स मॉडुलस सेम है, क्योंकि उसने बोला सेम मटेरियल। जहां उसने बोल दिया सेम मटेरियल, आप समझ जाओ कि वायर्स का यंग मॉडुलस सेम है। जो नई वायर पे लोड हैंग किया है, जो आपने फोर्स लगाया है, वो अभी भी डब्ल्यू है, लेंथ भी वही है, यंग्स मॉडुलस भी वही है। जो बदला है वो है सिर्फ एरिया, तो सिर्फ एरिया बदल रहे हैं, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा ऊपर, एफ एल डिवाइडेड बाय गामा ए, यानी कि 4 टाइम्स जो इनिशियल डेल्टा एल था, यानी कि 4 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन बहुत ऑरली भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहां बस इस क्वेश्चन में आपको एरिया बदलना था, और आप देख सकते हो जो चेंज इन लेंथ है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया 1/4 हुआ, क्यों, डायमीटर डायमीटर कितना हो गया, हाफ। तो अगर डायमीटर आधा हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा, एरिया 1/4 हो जाएगा, और डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया अगर 1/4 होगा तो डेल्टा एल 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे, बिना पेन उठाए भी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती थी। ओरल दिमाग का इस्तेमाल अगर आप करते तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ता, ठीक है ना। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ना दिमाग का और हाथ का, ये बहुत काम आता है एग्जाम में। कई क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो जाते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, कोई बात नहीं, अगर ओरल हो भी रहा है तो 30 सेकेंड्स का टाइम दो, लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता ओरल करते करते कुछ गड़बड़ कर दो, कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लेना अपने को जस्ट इतना फॉर्मूला तो लिख लेना चाहिए, और सोचना चाहिए फोर्स चेंज कर रहा है, नहीं, लेंथ चेंज कर रही है, नहीं, गामा चेंज कर रहा है, नहीं, फोर्स क्यों नहीं चेंज कर रहा, सेम वेट हैंग किया है, लेंथ क्यों नहीं चेंज कर रही, क्वेश्चन में दिया है, गामा क्यों नहीं चेंज कर रहा, सेम मटेरियल दिया है। तो एरिया ही बचा ना, एरिया कितना हो जाएगा बस इतना देख लो, अरे डायमीटर आधा करोगे एरिया 1/4 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे a/4 आएगा, वो 4 का फैक्टर ऊपर आएगा, आंसर आ गया। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको ज्यादा आप लोग इतना मुश्किल मत लेके चलो, ये बहुत आसान सवाल है, ये आप जरूर कर सकते हो। ओके, अब एक नया कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो को समझते हैं। सबसे पहले पॉइजन्स रेशियो क्या है बेटा, अगर आपके पास कोई भी रॉड है, आपके पास कोई भी रॉड है, इसका कुछ एरिया होता है, कुछ लेंथ होती है ना, कुछ एरिया होता है, कुछ लेंथ होती है। अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करने से क्या होता है, इसकी लेंथ जरूर बढ़ती जाती है बट एरिया कम होता जाता है। तो आप एल को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो इसका डायामीटर डिक्रीज कर रहा है, इसका एरिया डिक्रीज कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आप कह सकते हो, इसका जो डायामीटर है वो डिक्रीज करता है, रेडियस या डायामीटर वो डिक्रीज करता है। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम कंजर्वेशन है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हो तो एक चीज घटेगी, है ना। आप लोग क्या करते हो घर पे, आप क्ले ले लो, क्ले को ऐसे 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 करते जाओ, है ना, आप क्ले को ऐसे 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 करते जाते हो तो उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, पतली होती जाती है, ना, ऐसे 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 करो। आटे को भी ऐसे करते हैं, होता जाता है ना, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। या च्युइंगम ले लो, च्युइंगम को ऐसे खींचो तो वो लंबी होती जाएगी बट उसका लेंथ तो बड़ी होगी बट एरिया कम होता जाएगा, वही कंसेप्ट है। तो पॉइजन रेशियो में भी क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम किसी रॉड को यहाँ पे हैंग करते हैं, मैंने लटका दिया, इसको कोई फोर्स लगाया, कोई वेट लगाया, मान लो मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया, कोई वेट हैंग कर दिया, तो अगर इसकी लेंथ पहले एल थी तो इसकी लेंथ में चेंज आया डेल्टा एल, ठीक है ना। अगर इसकी लेंथ पहले एल थी तो इसकी लेंथ में कितना चेंज आया, डेल्टा एल। मैं कैपिटल एल लिख लेता हूं, मान लेता हूं इसकी लेंथ पहले कैपिटल एल थी तो चेंज आ जाएगा कैपिटल डेल्टा एल। तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपसे पूछा जाए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि अलोंग द लेंथ कितना हुआ, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ अगर आप इसके डायमीटर की बात करो वो घट जाता है। तो पहले अगर इसका डायमीटर अगर हम ध्यान से देखें डी था, तो बाद में इसका डायमीटर डी डैश हो जाएगा, यानी कि जो चेंज इन डायमीटर आएगा डेल्टा डी, मैं यहां से ले सकता हूं, डेल्टा डी का मतलब है डी डैश माइनस डी, ये हमारा चेंज इन डायमीटर है।
तो डायमीटर यहां पे कम हो जाएगा, चाहे मैं रेडियस कहूं या डायमीटर कहूं, वो यहां पे घट जाएगा। ठीक है, सो यहीं से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन किया है, वैसे ही इसको बोलते हैं, जो ये कम हो रहा है इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन अलोंग द डायमीटर, है ना। जो जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया उसके पैरेलल, अगर हम ध्यान से देखें, जो डायमीटर है हमारा, उसमें जो बदलाव आया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। इस स्ट्रेन का नाम है लेटरल, ठीक है ना। सो ये अलोंग द लेंथ नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये जो स्ट्रेन है ये रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है, और इसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। और इन दोनों का ही जो रेशियो है, इसी को डिफाइन किया गया है पॉइजन्स रेशियो। इन दोनों का ही रेशियो पॉइजन्स रेशियो है। एक चीज बहुत क्लियर है, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो डायमीटर घट रहा है। डेल्टा एल यहां पे पॉजिटिव है क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है। डेल्टा डी यहां नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि अरे डायमीटर घट रहा है सर, डेल्टा डी चेंज है ना, तो डेल्टा एल तो पॉजिटिव है ना। क्यों डेल्टा एल पॉजिटिव है? अरे सर फाइनल लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ से बड़ी है, लेंथ बढ़ गई। और डेल्टा डी नेगेटिव क्यों है? डेल्टा डी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो फाइनल डायमीटर है ना वो इनिशियल डायमीटर से छोटा है, डायमीटर घट रहा है, लेंथ बढ़ रही है। तो यहां पे पॉइजन्स रेशियो किसको डिफाइन किया गया है? यहां इसको लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिफाइन किया गया, यानी कि डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा एल बाई एल का रेशियो। पर आप देखोगे पॉइजन रेशियो एक क्वांटिटी डिफाइन की गई है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये याद रखना, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल लिख रहा हूं जब पॉइजन रेशियो लिख रहा हूं। तो पी से जो मैंने लिखा है दिस इज पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन्स रेशियो जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो डेफिनेटली एक चीज हमने लिखी है कि यहां पे हमें लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल रहा है। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रेशियो है, रेशियो का रेशियो, लेटरल स्ट्रेन भी रेशियो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी रेशियो है। अरे यार दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिनका रेशियो लोगे तो भी डायमेंशनलेस आएगा। स्ट्रेन तो अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो ये दो स्ट्रेन्स का रेशियो है, इसकी तो डायमेंशन आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती। तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी आपको समझ में आनी चाहिए, दिस इज डिफाइंड एज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है ना। और ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इन फिजिक्स हम लोगों को पढ़ाया जाता है शेयरिंग स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रियलिटी में जब किसी ऑब्जेक्ट को खींचा या कंप्रेस किया जाता है, सारे स्ट्रेस सारे स्ट्रेन लगते हैं वहां, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे शेयर हो, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। पर फिर भी हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर नीट में एक सवाल आया था जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन आता है, जिसका आंसर नीट में शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन दिया था। बट मैं आपको बता दूं हर तरीके का स्ट्रेन आता है उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयरिंग आता है। बट उसका आंसर शेयरिंग इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम अलोंग द सरफेस फोर्स लगा रहे हैं। बट अगर आप अलोंग द सरफेस फोर्स लगा भी रहे हो तो वो किसी एक सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट दोनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस या स्ट्रेन आता है। बट हाँ, उस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा रफली उन्होंने डिस्कस कर लिया, बस इतना बोल दिया कि बस हम उसको खींच रहे हैं, लेंथ नहीं बढ़ रही है, अप्रोक्सीमेशन के अंडर लिया इसलिए शेयरिंग आंसर दिया। अदरवाइज कोई भी स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कपल्ड होते हैं यहाँ पे। क्योंकि आप एक चीज समझ लेना ध्यान से, यहाँ पे अगर आप किसी डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपका आंसर अलग आ रहा है, दूसरी डायरेक्शन में देखोगे अलग आएगा। जैसे कि एक टेंसर क्वांटिटी होती है, यहाँ आपको आंसर्स वैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमें इतना घबराना नहीं है, सीधी सी बात है, अपना अल्टीमेट एम है अपने को नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है। हमसे क्या सवाल पूछा जाएगा हमें उस पर फोकस करना है। हमसे सवाल पूछा जा सकता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो हमने बता दिया। अब इस पे भी बहुत सारे सवाल है क्योंकि इस बार जो नया सिलेबस आया वहां पॉइजन रेशियो मेंशन नहीं है, तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये पूछा जा सकता है नहीं जा सकता। बट इतना छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप करने से बेटर हम पढ़ लेते हैं, कोई ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं हम, बस इतना ही पढ़ लें बहुत है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो बस। इसके अलावा कुछ चीजें हम लोगों को और ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने जैसे बताया लॉन्गिट्यूडनल, बल्क, शेयरिंग, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनके बीच में
कोरिलेशंस भी होते हैं, इनके बीच में आपस में भी रिलेशंस होते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटीज। सो बेटा ये एक टॉपिक है ऐसा जिसका कोई डेरिवेशन आपको करना नहीं है, जस्ट आपको ये रिलेशंस आपस में याद रखने हैं। और मैं आपको दो मेजर रिलेशन बता देता हूं, ये रिलेशन और ये रिलेशन जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। चांसेस कम है, मैं अभी बोल रहा हूं बहुत ही कम चांसेस हैं कि इससे कुछ पूछा जाए, फिर भी आप लोगों को बता दिया जाता है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रिलेशन है, शेयर मॉडुलस का क्या रिलेशन है उनके साथ। जस्ट थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता दिया जाता है, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है इसकी, और एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है नहीं, तो फिर भी हम लोग इनके बीच का रिलेशन बता देते हैं आप लोगों को। रिलेशन सिंपल है, यहां से यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछे तो आप देख सकते हो ये यंग्स मॉडुलस है, ये शेयर मॉडुलस है। सो शेयर मॉडुलस को मैंने एस लिखा है, यंग्स मॉडुलस को यहां से इससे लिखा है, और पी यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो है, तो पॉइजन्स रेशियो का यहाँ पे इसके साथ रिलेशन लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे यंग्स मॉडुलस 2 टाइम्स शेयर मॉडुलस 1 प्लस पॉइजन रेशियो है, ऐसे यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस जिसको हमने बी से लिखा है, इसका पॉइजन रेशियो के साथ रिलेशन लिखा है। यहां से जो जानने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट ये है कि डेफिनेटली इसको अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हो, यहाँ पे जो मेरा यंग मॉडुलस है वो 3b1 माइनस 2p है, और यंग्स मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि 1 माइनस 2p शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमेशा क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 शुड बी ग्रेटर देन 2p। तो यहां से जो मेरा p होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे p शुड बी 2p शुड बी लेस देन 1, यानी कि p शुड बी लेस देन 1/2, यानी कि 0.5 से ये हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। सो आप याद रखना जो हमारा पॉइजन रेशियो होता है वो हमेशा 0.5 से छोटा होता है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमेशा 0.5 से छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, वैसे कई बार 0.5 वो ले लेता है, बट मैं आपको बताऊं वैसे 0.5 होना नहीं चाहिए, बट 0.5 वो कभी कभी तो ले लेता है, 0.5 और उससे छोटी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, बट उससे बड़ी इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यंग्स मॉडुलस शेयर मॉडुलस, इसके बीच में भी एक रिलेशन निकाला गया है इन दोनों इक्वेशन को लगा के। इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ये रिलेशन, क्योंकि हमसे पूछे जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता ये कभी पूछेगा, एनसीईआरटी में बहुत दूर दूर तक इसके बारे में नहीं दिया है, इनके आपस के रिलेशन के बारे में नहीं दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहां पे जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है पहले इसको देखते हैं। भाई हमने कहा था एक रॉड बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसे कि एक स्प्रिंग को खींच रहे, रॉड को खींचना एक स्प्रिंग को खींचना, रॉड को दबाना एक स्प्रिंग को दबाना बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो आप लोगों को पता है कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कोई रॉड हैंग है, जिस रॉड की लेंथ हम एल मान लेते हैं और स्ट्रेच इसमें डेल्टा एल मान लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल हो गई और इसमें जो स्ट्रेच आ गया वो एक्स की जैसे हम वहां बोलते थे ना F इज टू के एक्स, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता था, अगर हम स्प्रिंग के केस के कंपेयर करें, स्प्रिंग से इसको कंपेयर करें, स्प्रिंग के केस में अगर हम ध्यान से देखें वहां जो रिस्टोरिंग फोर्स होता था स्प्रिंग के केस में वो सिंपली होता था के एक्स, याद होगा आपको, उसको हम बोलते थे स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, यही तो होता था रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं, यहां पे हमारे केस में, इन आवर केस अभी हम देख सकते हैं गामा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया एफ बाई एरिया, ये हो गया मेरा स्ट्रेस, और स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। मैं यही इसको एफ एल डिवाइडेड बाई ए एक्स लिख रहा हूं, क्योंकि जो स्ट्रेच आया है उसको हमने एक्स लिखा है यहाँ पे, तो यहां से भी आप कंपेयर कर सकते हो, जो मेरा फोर्स आ रहा है यही मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है रॉड के केस में, तो यहां से ये आ जाएगा गामा ए एक्स डिवाइडेड बाई एल। ऑन कंपेयरिंग, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे क्लियरली नजर आता है जो मेरा के है वो कितना है, गामा ए बाय जो भी मेरी टोटल लेंथ है एल, तो इसका मतलब है ये मुझे डेफिनेटली किसके इक्वल दिख रहा है, गामा ए बाई एल के। ओके, सो हमारे केस में किसके इक्वल है, गामा ए बाय एल के इक्वल है। ओके, ये हमारा क्या है, अगर हम ध्यान से देखें रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। और ये स्ट्रेच कैसे हो रहा होगा आपने कोई लोड लगा रखा होगा, लेटस से W आपने कोई लोड लगा रखा है, कोई mg वेट आपने नीचे की तरफ इसके साथ लटकाया हुआ है, वो इसको नीचे लेके जा रहा है ना। तो यानी कि आप ये भी लिख सकते हो कि जो मेरा kx है वो mg के बराबर है, आप इवन ये भी लिख सकते हो अगर कोई लोड गिवन है क्वेश्चन में, कोई वेट गिवन है जो इससे हैंग है ना, वेट जो इसने हैंग किया हुआ है अगर वो गिवन है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो।
ओके, सो अब अगर याद करो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, याद करो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, हम लोगों ने पढ़ी हुई है वर्क पर एनर्जी में, जानते हैं हम, अरे जानते हैं ना स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, स्प्रिंग का फोर्स फॉर्मूला हमें पता है F इक्वल्स टू के एक्स होता था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, इसी को आप वर्क डन कह सकते हो, यही वर्क डन हम करते हैं इसको स्ट्रेच करने में, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ में इसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे केस में, अब हमारे केस में रॉड के केस में क्या हो जाएगा, हमारे केस में क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोड। तो हमारे केस में अगर हम इसकी बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं इसको वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी हाफ, और के की जगह हम क्या लिख सकते हैं गामा ए डिवाइडेड बाई एल और इनटू जो भी इसमें स्ट्रेच है एक्स स्क्वायर या डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है ना, जो भी इसके अंदर स्ट्रेच है डेल्टा एल स्क्वायर ये। सो हमारे केस में पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी, बिल्कुल स्प्रिंग मास सिस्टम जैसे आप देख सकते हो आइडेंटिकल है, हमारे केस में इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन अ वायर इज पुट अंडर अ टेंसाइल स्ट्रेस, हम उस पर कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं, वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटमिक फोर्सेस, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने इसको बिल्कुल स्प्रिंग से कंपेयर करके समझाया, जैसे स्प्रिंग में होता था बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करके मैंने समझाया। स्प्रिंग में फोर्स के एक्स होता था, यहाँ पे जो मेरा फोर्स है हमारे केस में फोर्स ये लग रहा है, फिर मैंने कहा कंपेयर करो, ये मेरा स्प्रिंग में होता था और ये हमने कंपेयर किया है ना, स्प्रिंग फोर्स को हमने अपने केस से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद के की वैल्यू ये आ गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये होती थी, तो हमारे केस में भी ये हो जाएगी, के की जगह गामा ए बाई एल और एक्स की जगह एल डेल्टा एल, ठीक है। सो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया है वो हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे केस में कितना आया है गामा ए बाई जो टोटल लेंथ है इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, यही तो आया ना हमारे केस में। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई, और सॉरी अगर मैं इसको क्या कर सकता हूं, हाँ ठीक है, एल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एल से डिवाइड कर सकते हैं, तो नीचे क्या बन जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा हाफ गामा ए, और इस एल को मैं यहां लिख देता हूं हाफ गामा ए एल इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल और इसका कंप्लीट स्क्वायर। ऑलरेडी डेल्टा एल का स्क्वायर था, नीचे एल का स्क्वायर बन गया, तो मैंने एक साथ लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल को हम स्ट्रेन कहते हैं, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा हाफ गामा, और इसको मैं पहले लिख देता हूं स्ट्रेन का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये स्ट्रेन का स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन जाएगा हमारा वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ को हम क्या कह सकते हैं इंटू वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो है हमारी या वर्क डन जो है वो हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आ गया है, और इसी को हम स्मॉल यू से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, इसी को आप एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी को अगर हम बोले तो वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ, तो क्या मिल जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी वो कितनी आ जाएगी हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं सर इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको और क्या कर सकते हो, आपको पता है गामा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, जानते हो ना, गामा क्या होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, अगर मैं इसको यूज कर लूं और यहां डाल दूं गामा की जगह, तो क्या आ जाएगा हाफ गामा की जगह डाल देता हूं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, एक स्ट्रेन से स्ट्रेन कट जाएगा, ये बन जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है ना, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ गामा इनटू स्ट्रेन स्क्वायर तो था ही, अगर मैं गामा को यहां से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रख दूं तो ये लिख सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं यहां पे स्ट्रेन को हटा सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं स्ट्रेन को एलिमिनेट कर देता हूं, स्ट्रेन को क्या लिख देता हूं मैं यहां से स्ट्रेस बाय गामा, ये भी कर सकता हूं, अगर मैंने स्ट्रेन को स्ट्रेस बाय गामा लिख दिया, ठीक है ना, तो अगर हमने क्या किया इसको क्या लिख दिया स्ट्रेस बाय गामा, स्ट्रेन को क्या लिख दिया स्ट्रेस बाय गामा, तो इसी फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं जानते हो, और क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यू को क्या लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैंने ये चीज यूज कर ली तो मुझे मिलेगा हाफ स्ट्रेन की जगह आ जाएगा स्ट्रेस बाय गामा का स्क्वायर, तो यानी कि हाफ
स्ट्रेस स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर, तो एक गामा से गामा कटेगा, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय गामा, यहां से आ जाएगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय गामा। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला, ये भी किसका फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का, ये फॉर्मूला भी किसका है, एनर्जी डेंसिटी का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी के ही दोनों फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला हो गया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एक फॉर्मूला हो गया हाफ गामा इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हो गया हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय गामा। तीनों फॉर्मूले हमारे एनर्जी डेंसिटी के हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के हैं। अगर मैं इन तीनों में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल गया, हमने इसे स्प्रिंग से भी रिलेट करके देख लिया, ठीक है, ओके। जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अ वायर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज मेड ऑफ यंग्स मॉडुलस गामा, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय एन अमाउंट X, ठीक है ना। मैं देखो इसको कभी कभी गामा बोल देता हूँ, कभी कभी वाई बोल देता हूँ, तो एक ही बात है, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस के लिए मैं बोलता हूँ, कभी गामा कह देता हूँ, कभी वाई कह देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये यंग्स मॉडुलस है बेटा, ओके। सो वर्क डन का फॉर्मूला भी तो हम लोगों ने देखा था, क्या आया था, हाफ ये जो यंग्स मॉडुलस है इनटू एरिया इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, यही तो फॉर्मूला आया था जो अभी हमने डिराइव किया था, यही फॉर्मूला डिराइव किया था ना बेटा, अभी तो डिराइव किया था हम लोगों ने, यही तो फॉर्मूला आया था हमारा, हाफ यंग्स मॉडुलस एरिया इंटू जो भी स्ट्रेच है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यही तो आया था। तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका आंसर यही होगा, कौन सा ऑप्शन, सेकंड वाला। यहां पे जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन होगा। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of wire becomes L plus L. The elastic potential energy stored. Okay. So अभी आपसे बोल रहे हैं कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। So अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद रखना, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हाफ स्ट्रेस, ठीक है ना, ठीक है ना, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंपली हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं ना, ऑलरेडी ये फॉर्मूला देख चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला था, एनर्जी डेंसिटी का, तो एनर्जी और इनटू मैं वॉल्यूम कर दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, यही मिल जाएगी, है ना। इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, बहुत आसान है। यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है इसके नीचे एक लोड लगा रखा है, तो याद है ना, हम यहाँ लोड को मतलब हम kx को क्या लिख सकते थे, mg, या फिर हम स्ट्रेस को सिंपली mg बाई एरिया लिख सकते हैं ना, स्ट्रेस इज नथिंग बट mg बाई एरिया, आप ऐसे भी देख लो, हाँ स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि मैं स्ट्रेस को सिंपली यहाँ लिख देता हूँ mg बाई एरिया, है ना, और स्ट्रेन को लिख देता हूँ डेल्टा एल बाई एल, और वॉल्यूम को क्या लिख देता हूँ, एरिया इंटू एल, ये एल से एल कटा, ये एरिया से एरिया कटा, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया हाफ mg इंटू डेल्टा एल। अब हमारे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो वायर में एक्सटेंशन आया है वो कितना दिया हुआ है, आपको पहले लेंथ दे रखी थी L और बाद में लेंथ दे रखी है L प्लस एल, तो हमारे केस में जो डेल्टा एल है वो स्मॉल एल हो जाएगा, है ना, हमारे केस में जो डेल्टा एल है वो स्मॉल एल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हाफ mgl, तो ये वाला फॉर्मूला सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारे केस में जो फाइनल लेंथ है वो L प्लस एल है, कैपिटल L प्लस एल है, इनिशियल लेंथ हमारी कितनी दे रखी थी, कैपिटल L, तो दोनों को माइनस कर दो बेटा, दिस माइनस दिस, तो हमें चेंज इन लेंथ मिल जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हाफ mgl। यानी कि आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो कि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया, हाफ जो भी आपने लोड लगाया था उसका वेट, है ना, जो भी उसका वेट था W, यानी कि mg भी लिख सकते हो आप, इनटू जो भी उसके अंदर एक्सटेंशन है डेल्टा एक्स, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये है हाफ जो भी आपने लोड लगाया हुआ है नीचे, जो भी आपने वेट हैंग किया हुआ है, और इनटू एक्सटेंशन इन लेंथ, जो भी आपका स्ट्रेच हुआ है, ठीक है ना, वो एक्सटेंशन, ठीक है ना, इनटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब जितनी लेंथ उसकी बड़ी है, ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है। देखो ये क्वेश्चन आप देखो बिल्कुल उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, जो भी जस्ट फॉर्मूला मैंने पढ़ाया उसी पे बेस्ड है। अ वायर 2 मीटर इन लेंथ सस्पेंडेड वर्टिकली स्ट्रेचेस बाय 10 mm when the mass of 10 kg is attached to the lower point, the elastic potential energy gained by the wire। अब यहां क्वेश्चन में हमें
टोटल लेंथ दे दी है, बट इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना हमें, क्योंकि हम लोगों को पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हमने देखा था। अगर मुझे लोड दिया हो, यानी कि हमें मास दिया हो, कितना मास अटैच किया है हमने 10 kg, तो हम mg के साथ डेल्टा एल को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यानी कि यहां से आ जाएगा हाफ, ठीक है ना, हमारे इस केस में कितना आ जाएगा हाफ, mg की जगह आ जाएगा 10, g की जगह फिर से 10, और डेल्टा एल की जगह कितना आ जाएगा 10 mm, यानी 10 इंटू 10 की पावर -3। तो यहां से आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -3। तो कितना आ जाएगा बच्चे, आप देख सकते हो यहां पे है 10 10 और 10, कितना आ जाता है अगर आप ध्यान से देखोगे 1/2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 1/2, 3 - 3 0 होता है ना, 10 की पावर 0 1 होता है ना बच्चे, तो 1/2 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.5 जूल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। If S is stress and Y is Young's modulus of a material of wire, the energy stored in the wire per unit volume। तो क्या ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, यंग्स मॉडुलस दिया है, स्ट्रेस दिया है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, यानी कि उसने एनर्जी डेंसिटी पूछा है। और अभी हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, यानी कि यहां पे हम हाफ स्ट्रेस की जगह क्वेश्चन में एस दिया है बाय यंग्स मॉडुलस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस, यानी कि एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस। इजीली ये आंसर आ जाएगा, ये भी आसान है। ब्रेकिंग स्ट्रेस ये क्या होता है भाई, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के बारे में डिस्कशन किया था। आप लोगों को याद होगा, वहां हम लोगों ने एक वायर कंसीडर की थी। इस तरीके से हम एक वायर लगा देते थे और वायर के नीचे डिफरेंट डिफरेंट लोड्स को बांधा करते थे, है ना। हम सबसे पहले कोई एक लोड लगाते थे, तो इसके अंदर स्ट्रेन आता था। आप स्ट्रेस दे रहे हो क्योंकि आप फोर्स दे रहे हो, फोर्स से एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेन आता था, इसकी लंबाई बढ़ती थी। फिर आप और लोड लगाते थे, फिर आप और लोड लगाते थे, लगाते जाते थे, आप स्ट्रेस बढ़ाते जाते थे, स्ट्रेन बढ़ता जाता था। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद वायर टूट भी सकती थी, यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस ऐसा आता था जिसके बाद वायर क्या करती थी, टूट जाती थी, है ना। हमने देखा था ना, पहले प्रोपोर्शनल रीजन आ जाता था, फिर ऐसे इलास्टिक रीजन आ जाता था, फिर ऐसे ही आ जाता था, फिर एक ऐसा स्ट्रेस पॉसिबल था जिस स्ट्रेस के बाद क्या होती थी, वो वायर टूट जाती थी, है ना। उसके बाद हमारी तार टूट जाती थी, उसके बाद वो बचती नहीं थी, एक फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे मिलता था और वो टूट जाती थी। उसके बाद हमारा मटेरियल नहीं बचता, वायर टूट जाती है, इसलिए ब्रेक हो जाती है। दैट्स वाई हम इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस हर वायर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। उसका लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, एरिया से कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि हम लोगों को याद रखना है, जो अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, अगर आपसे बोले लेंथ के। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया नहीं करता, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्या लेंथ लिया, क्या एरिया लिया, उस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट, मतलब किस पे ये डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन। किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंडेंट ऑन किस पे है ये, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मटेरियल। आप कॉपर ले रहे हो, एल्यूमिनियम ले रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि आप कॉपर की वायर ले रहे हो तो अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ठीक है ना, आयरन के लिए अलग होगा। सब मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये अलग से आएगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है, कई बच्चे सोचेंगे इसका मतलब है सर ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, मतलब ब्रेकिंग फोर्स भी ऐसे ही है क्या। फोर्स और स्ट्रेस में फर्क है। फोर्स क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स डिपेंड करेगा, आप जब तोड़ते हो तो आप हमेशा फोर्स की बात करते हो, मैंने इतना फोर्स लगाया। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, ब्रेकिंग फोर्स अगर हम बात कर रहे हैं वो ब्रेकिंग स्ट्रेस था, बट अगर आप बात करोगे ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, जो आप न्यूटन में लगाते हो, जो आप ताकत लगाते हो, वो फोर्स होता है। तो यानी कि ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, आप बोलोगे वो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो भी आप ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हो, इनटू एरिया। तो इसका मतलब है फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है, क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस है क्या एरिया है।
यानी कि पहले वो डिपेंड करता है भैया कौन सी तार तोड़ रहे हो, कॉपर की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, कौन सी तार की बात कर रहे हो। दूसरा, क्या वो मोटी वायर है या पतली है। अगर मोटी वायर है तो ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, पतली वायर है आराम से तोड़ दूंगा मैं, पतली वायर टूट जाएगी ऐसे खींचने से, मोटी वायर नहीं टूटेगी, रॉड बन जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी तो मुश्किल होगा तोड़ना। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स डिपेंड अपॉन एरिया, है ना। ब्रेकिंग फोर्स की बात करें तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हो यहाँ जो एफ है वो डिपेंड्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन एरिया, ये एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर एरिया डबल तो ब्रेकिंग फोर्स डबल। मान लो दो वायर कॉपर की है, सेम मटेरियल की वायर ले लो, चलो, तो दो वायर अगर सेम मटेरियल की है, अगर आप एरिया डबल करोगे फोर्स डबल चाहिए होगा, एरिया 3 टाइम्स करोगे फोर्स 3 टाइम्स चाहिए होगा। अच्छा, रेडियस डबल करोगे तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना, तो ब्रेकिंग फोर्स कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स। अगर आप रेडियस 3 टाइम्स करोगे तो एरिया 9 टाइम्स। अरे क्यों, क्योंकि एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। रेडियस 3 टाइम्स करी तो एरिया 9 टाइम्स, तो ब्रेकिंग फोर्स 9 टाइम्स। ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम, अगर मटेरियल सेम है तो वायर मोटी है पतली है फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होता है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता बट ब्रेकिंग फोर्स करता है, ठीक है ना। पतली वायर में ब्रेकिंग फोर्स कम, मोटी वायर में ज्यादा। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया इसी से जस्ट रिलेटेड, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मटेरियल ऑफ वायर। ये वायर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि आप कॉपर ले रहे हो, एल्यूमिनियम ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, क्या ले रहे हो। A force F is needed to break a copper wire having a radius R. The force needed to break a copper wire of radius 2R will be. यहां पे बोल रहा है एक फोर्स चाहिए F ताकि हम कॉपर वायर को तोड़ सके जिसका रेडियस R है, ठीक है। अब वो कह रहा है कितना फोर्स चाहिए, दोबारा से कॉपर की वायर यानी कि सेम मटेरियल लिया है, पहले भी कॉपर लिया था अब भी कॉपर लिया है, तो यानी कि अब रेडियस 2R दिया। अब आपको पता है ना जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो फोर्स होता है जो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, यानी कि फोर्स किसके इक्वल होता है, जो भी आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस है इनटू एरिया, और एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो अगर आपका पहले रेडियस r था अब हो गया है 2r, तो जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा आप समझ सकते हो, जो नया फोर्स है वो 4 टाइम्स इनिशियल फोर्स हो जाएगा ना भाई, क्योंकि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो नया फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आपका डबल हो रहा है, पहले रेडियस आपका r था अब 2r हो गया, तो अगर आप यहाँ 2r का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि अब 4 गुना फोर्स लगेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4F. The breaking stress of aluminium is 7.5 into 10 की power 7 Newton per meter square. The greatest length of aluminium wire that can hang vertically without breaking. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम एक एल्यूमिनियम की वायर को हैंग कर रहे हैं और वो आपसे बोल रहा है कितनी लार्जेस्ट लेंथ आप इसकी चूज कर सकते हो, कितनी लेंथ आप चूज कर सकते हो ये टूटे ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम स्ट्रेस की बात करें ये टूट क्यों रहा है, ये अपने ही वेट की वजह से टूट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है हम इसको क्या कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट एल्यूमिनियम लेंथ दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग इज, ठीक है, वो अपने ही वेट की वजह से, और कोई तो वेट हमने इसमें लगाया नहीं, तो यानी कि जो स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, इसी का जो mg है डिवाइडेड बाय जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। अब अगर m की बात करें हम इसको डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया इंटू जी लिख सकते हैं बाई a, है ना। मास को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये लेंथ इंटू एरिया क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे वॉल्यूम है, लेंथ इंटू एरिया क्या है, वॉल्यूम, रो क्या है यहाँ इसकी, डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है या नहीं होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया इंटू जी, मतलब m को मैंने ये लिख दिया। सो अब यहां से जो मेरा स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखी है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो ये है, यानी कि 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, और जो डेंसिटी है वो हमें दे रखी है ये, यानी कि 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे a से a तो कट गया, आप देख सकते हो फॉर्मूला तो बन गया रो एल जी डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे लेंथ हमें निकालनी है, g की जगह मैं 9.8 चूज कर लेता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली निकाल लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया की अगर हम बात करें, सॉरी एरिया तो कट गया ना बच्चे, एक सेकेंड, एरिया कट गया है, सॉरी एरिया कट गया है, एरिया नहीं है, रो एल जी है सिर्फ, ठीक है ना, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं,
तो बस अब यहां से लेंथ निकाल लेंगे, एरिया तो हमने कैंसिल कर दिया, ए से कट गया था, सिर्फ रो एल जी बचा था। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 7, ओके, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा ना, 2.7 इंटू 10 की पावर 4। ओके क्लियर। अब बस हमें पावर ही देखनी है, क्योंकि 2.7 से 7.5 को करेंगे, सारे ही 283 लिखा हुआ है, तो ये 2.83 आ रहा होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली ये 2.83 आ रहा होगा। अरे 7.5 डिवाइडेड बाई 27 करोगे तो ट्वाइस ही तो आएगा ना, 2.3 2.4 ऐसे कुछ तो आ रहा होगा, तो 2.83 कुछ ले लिया हमने, इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, बस हमें पावर देखनी थी यहां से, 7 माइनस 4 यानी कि 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला 2.83 इंटू 10 की पावर 3, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, 7 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे तो 3.5 के आसपास आता, 7.5 डिवाइड बाई 2.7 करोगे तो 3 के आसपास आएगा, 2.83 सबसे क्लोजेस्ट है, आप देख सकते हो, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। A steel wire of diameter 2 mm has a breaking strength of इतना. What is the breaking force of similar steel wire of diameter 1.5 mm? तो अब आप देखो यहां पे एक वर्ड दिया गया है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और आप देखो इसकी यूनिट न्यूटन में, यानी कि ये फोर्स दिया है, ये हमें क्या दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे फोर्स दिया है, ठीक है ना, स्टील वायर, और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 2 mm है, ठीक है। सो आपको याद है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मैं एस से लिख रहा हूं, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है ना, एस का मतलब है यहाँ पे स्ट्रेस और ए का मतलब है यहाँ पे क्या, एरिया, ठीक है। तो आप फोर्स को और क्या लिख सकते हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो दोनों केसेस में जो मेरी स्टील वायर है, दोनों केस में जो मेरी वायर है स्टील है, तो ये सेम रहेगा, यानी कि ये कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों केसेस में कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में उसने स्टील वायर ली है, बस रेडियस अलग अलग कर दिया है। तो पहले केस में अगर मैं देखूं F1 क्या हो जाएगा, मैं सिंपली डाल सकता हूं ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू पाई, और रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस कितना है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा पहले 1 mm हो जाएगा, जो रेडियस था वो पहले 1 mm था, यानी कि यहां से आ जाएगा 1 का स्क्वायर। जो सेकंड केस में फोर्स चाहिए होगा, एस तो अभी भी वही रहेगा, पाई भी वही रहेगा, जो रेडियस हो गया है वो कितना हो गया है 1.5/2, है ना, बेसिकली 3, इसको लिख सकते हो 3/2, और अगर आप रेडियस की बात करो, ये तो डायमीटर है ना, तो जो डायमीटर है डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 3/4, ठीक है ना, 3/4 mm आ जाएगा मेरा रेडियस, तो यानी कि यहां से आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां से रेशियो लेने वाला हूं, जब रेशियो लेना हो तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मीटर में करने की जरूरत यहां पड़ेगी नहीं। मैं अगर आप यहां से पूछूं F2/F1 कितना होगा, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है ना, 3/4 एस इंटू पाई, 3/4 का स्क्वायर है ना, 3/4 का स्क्वायर एस इंटू पाई डिवाइडेड बाई एस इंटू पाई, तो एस पाई कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो 3/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 9/16, ठीक है ना, F2/F1 कितना आ जाएगा 9/16, तो F2 चाहिए हमें, F2 कितना आ जाएगा 9/16 मल्टीप्लाई बाई F1, ठीक है। तो आप यहां से कर लो 9/16, और F1 की जगह कितना डाल दो 4 इंटू 10 की पावर 5, तो आप देखो ये कितना आ जाएगा 4, और ये चला जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 9/4, 9/4 कितना होता है अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2.25 आ जाएगा, 2.25 इंटू 10 की पावर 5, 2.25 इंटू 10 की पावर 5, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ये आंसर है ना, अप्रोक्सीमेटली आप इसको ये लिख सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 5, सबसे क्लोजेस्ट आंसर यही है, ये हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों को इतना याद रखना है कि अगर मटेरियल नहीं बदल रहा है ना, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस नहीं बदल रहा है, फोर्स बदल जाता है एरिया के साथ। अरे एरिया ज्यादा, फोर्स ज्यादा चाहिए, मोटी वायर को तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, मोटी वायर का रेडियस डबल है तो 4 गुना फोर्स, ट्रिपल है तो 9 टाइम्स, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन में दिया था, रेशियो लेके आराम से सॉल्व किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। Two wires of same diameter of same material having length L and 2L, if the force F is applied on each, now the ratio of the work done in two wires will be,
ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो दो वायर कह रहा है, दोनों वायर अगर हम ध्यान से देखें वो बोल रहा है सेम डायमीटर की है, सेम मटेरियल की, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन है। यहां वर्क डन पूछा है, वर्क डन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही है, ठीक है। तो एक वायर की लेंथ L है, दूसरे की 2L है, ठीक है ना, और हमसे वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दोनों वायर का जो डायमीटर है वो सेम है, सेम मटेरियल की चूज की गई है, ठीक है ना, सेम मटेरियल की चूज की गई है, और दोनों पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितना है, मेरा F है। तो हमें पता है यहां से अगर हमें फोर्स दे दिया जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूलास जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या होते हैं, एक होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है ना, और क्या फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, हाफ गामा इनटू स्ट्रेस का स्क्वायर, है ना, ये सॉरी हाफ गामा इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूलास हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूलास हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा सुटेबल फॉर्मूला है जो यहाँ पे फिट किया जा सके और आप इसको सॉल्व कर सको, ठीक है ना, आपको ये देखना है क्योंकि आपको यहाँ रेशियो लेना है, और आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है दोनों का एरिया सेम है और लेंथ अलग दे रखी है और दोनों पे फोर्स F दे रखा है। तो यानी कि अगर आप स्ट्रेस की बात करो तो हमें स्ट्रेस ऑलरेडी पता है, स्ट्रेस के लिए कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। और क्या स्ट्रेस दोनों के लिए सेम होगा, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों पे फोर्स सेम लगा रहा है ना, तो स्ट्रेस सेम होगा दोनों वायर के लिए, यानी कि ये इजी है, हम स्ट्रेस को यूज करेंगे, जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें स्ट्रेस को यूज करना जरूरी है, यानी हम स्ट्रेस को यूज कर सकते हैं, और मटेरियल भी सेम है। तो यानी कि जो बेस्ट फॉर्मूला है इस्तेमाल करने के लिए वो ये है, आप इसको अगर यूज कर लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें पहले केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, हाफ, स्ट्रेस की जगह आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस ही लिख दो क्योंकि स्ट्रेस तो दोनों केस में सेम है, इसको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गामा भी दोनों के लिए सेम है, बस वॉल्यूम को देखना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना है, अगर हम देखें पहले वाले का एरिया A है और पहले वाली की लेंथ L है। दूसरे वाले केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, हाफ, उसमें भी सेम स्ट्रेस लग रहा है ना, क्योंकि फोर्स सेम लगा रहे हो और गामा भी सेम है, उसका एरिया भी A है बट उसकी जो लेंथ है वो 2L है। देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना आसान है, देख रहे हो इतने सारे फॉर्मूलाज में से हमें सोचना पड़ता है कौन से फॉर्मूले से आंसर जल्दी आएगा, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। स्ट्रेस दोनों में सेम है, गामा दोनों में सेम है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, बस हमें ये देखना पड़ेगा एरिया तो दोनों का सेम है, कैसे, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है तो एरिया सेम होगा, लेंथ अलग है। तो बस अब आप इनका रेशियो अगर लेना चाहते हो तो हम ले सकते हैं W1 डिवाइडेड बाई W2, इजिली आप देख सकते हो ये सब कैंसिल हो जाएगा, एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, L भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ही तो बचेगा, अगर आप रेशियो लोगे तो 1:2 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, इस केस में जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1:2। ओके, सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ये जरूर है कि जब आप निकाल रहे हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये इंपॉर्टेंट होता है। और फॉर्मूला मैं कैसे चूज करता हूं, मैं ये देखता हूं जो दोनों केसेस में मुझे एक जैसी चीजें दे रखी हैं कांस्टेंट, जो सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं वो इसी फॉर्मूले से नजर आ रही हैं। अगर आप स्ट्रेन वाला यूज करते तो आपको डेल्टा एल नहीं पता था तो आप दिक्कत में आ जाते, डेल्टा एल पहले निकालना पड़ता, फिर यहाँ डालते, लंबा प्रोसेस हो जाता। इसलिए मैंने ना ये वाला यूज किया ना ये वाला, मैंने ये वाला यूज करना जरूरी समझा क्योंकि स्ट्रेन की इंफॉर्मेशन नहीं है पर स्ट्रेस की तो है ना, ठीक है। ओके, बीम सपोर्टेड एट द एंड एंड लोडेड एट द सेंटर, अब ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे हाईलाइट किया है और उन्होंने थोड़ा सा थ्योरी सेगमेंट में इसको डाला है, थ्योरेटिकल सेगमेंट में डाला है। क्या करते हैं बच्चे, एक बीम है ना, जब घर की भी कंस्ट्रक्शन होती है तो एक बीम डलती है ऊपर, है ना, आपने देखे होंगे ऐसे बड़ी बड़ी बीम्स डलती हैं, उसमें क्या होता है बीम्स में, इस तरीके से आपका एक स्लैब टाइप होता है, जैसे आपकी एक नोटबुक होती है ना, बिल्कुल ऐसा स्लैब, जैसे अगर मैं ध्यान से दिखाऊं ये लैपटॉप है ना, इसको आप बीम की तरह कंसीडर कर सकते हो। आप देख सकते हो इसकी कुछ थिकनेस है ना, कुछ आप इसको यहां से देख सकते हो इसकी कुछ लेंथ है, कुछ पीछे की तरफ भी इसका पोर्शन जा रहा है, लेंथ ब्रेथ थिकनेस सब कुछ है। तो इसी तरीके से मतलब अगर हम एक स्लैब कंसीडर करें यानी कि हम एक बीम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं दिस इज अ बीम। तो आप देख सकते हो इसको थोड़ा 3D अगर मैं तरीके से बनाऊं तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है ना, ये हमारी बीम है,
ठीक है ना, ये हमारी क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे बीम है। अगर मैं इस फ्रंट पोर्शन की बात करूं, ये इसकी लेंथ हो गई, ये एल हो गया, और पीछे तक अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या हो गया, डी हो गया, है ना, इसकी जो थिकनेस है इसको मैंने डी कह दिया, ओके, और ये पीछे तक जो फैला हुआ है इसको हमने इसकी ब्रेथ कह दिया, ये मेरा बी हो गया, ओके। सो आप देख सकते हो ये जैसे एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, ये ऐसा नजर आ रहा है आपको, ओके। अब इसके ऊपर कोई लोड लगेगा, यानी कि अगर इसको दबाया जाएगा, या तो लोड होगा या अपने वेट से दबेगा, तो ये नीचे की तरफ स्लैग कर जाता है। अगर आप नीचे से इसको खींचोगे, ठीक है ना, अगर आप नीचे से खींचोगे तो ये स्लैग कर जाएगा, ऐसे ढीला ढाला हो जाएगा। ये एंड पॉइंट से फिक्स्ड है, यहां से और यहां से फिक्स्ड है, यहां से और यहां से आपने कॉर्नर पॉइंट से इसको पकड़ा है, तो ये नीचे की तरफ ढहने लगेगा। यानी कि जैसे ये लैपटॉप अगर आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना, मगर अगर मैंने दोनों पॉइंट से पकड़ लिया और बीच में कोई लोड रख दिया, पकड़ा मैंने कॉर्नर से ही है बस, यहां से पकड़ा, कोई लोड रख दिया, तो ये नीचे की तरफ ढह जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ये है ना, अगर इसके ऊपर कोई लोड रख दिया जाए, इसके ऊपर अगर मैं कोई भार रख देता हूं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रख देता हूं, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे ढह जाता है। लोड रखने के बाद ये ऐसे हो गया ना नीचे, इसी को स्लैगिंग कहते हैं, इसी को डिप्रेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहां भी क्या होगा, एक डिप्रेशन आपको नजर आएगा, नीचे की तरफ ये स्लैग कर जाएगा, इसी डिप्रेशन को, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, नीचे डिप्रेशन आ जाएगा, ये स्लैग कर जाएगा। ये कितना डिप्रेशन आ जाएगा, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ एल है, इसको हमने बी बोला है और इसको डी बोला है। तो उसने बताया जितनी लंबाई होगी, है ना, मैं जितनी ज्यादा इसकी लंबाई लूंगा, स्लैगिंग उतनी ज्यादा आएगी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर इसको ऐसे पकड़ रहा हूं तो स्लैगिंग कम आएगी, अगर ऐसे पकड़ रहा हूं, एल ज्यादा है ना इस केस में, ये देख सकते हो एल ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्लैग करेगा, नीचे की तरफ ज्यादा स्लैग करेगा। तो यानी कि जितना ज्यादा एल होगा उतनी ज्यादा ये स्लैगिंग करेगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हो जो स्लैगिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल क्यूब के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी और डी के। आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, यानी कि अगर आपका बी ज्यादा है, यानी कि अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा है इधर की तरफ, तो कम स्लैग करेगा, और थिकनेस यानी जितना ये मोटा होगा उतना कम स्लैग करेगा, यानी कि डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जो भी इसकी थिकनेस है उसका क्यूब। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यंग्स मॉडुलस के है, यानी कि इसको उस मटेरियल का बनाना चाहिए जिसका यंग्स मॉडुलस हाई हो। हम चाहते नहीं है ये ज्यादा स्लैग करे, तो हम हाई यंग्स मॉडुलस का मटेरियल यूज करेंगे। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। तो स्लैगिंग को बचाने के लिए हम हाई यंग्स मॉडुलस का यहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये जस्ट एक क्वेश्चन है, ये इसको बचाने के लिए, डिप्रेशन को इसको बचाने के लिए, ये सैग ना करे, ज्यादा सैगिंग ना हो यहाँ पे, ये ज्यादा सैग का मतलब यही डेल्टा है ना, ये ज्यादा सैग ना करे, इसी को डिप्रेशन, इसी को आप सैग कह सकते हो, ज्यादा नीचे सैग ना करे, आप हाई यंग्स मॉडुलस वाले मटेरियल को यूज करते हो, ओके। सो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से कोई बना सकता है, जैसे वो बोल रहा है बीम ऑफ मेटल सपोर्टेड एट टू एंड्स इज लोडेड एट इट्स सेंटर, द डिप्रेशन एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, अभी आपने पढ़ा ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1/गामा। ऐसे ही वो किसी के बारे में भी पूछ सकता है, यहाँ तो यंग्स मॉडुलस के लिए पूछा है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है एल के कैसे डिपेंड करता है, बी पे कैसे डिपेंड करता है। तो जस्ट आपको ये पूरा फॉर्मूले में बस ये छोटे छोटे फैक्टर्स याद रखने हैं। तो आप जितना ज्यादा उसका थिकनेस रखोगे उतना ही अच्छा है, थिकनेस रखने से आप सैगिंग को कम कर सकते हो, ठीक है ना। बट थिकनेस रखने से एक प्रॉब्लम भी होती है कि इसका अपना वेट बढ़ जाता है, ठीक है ना, थिकनेस बढ़ने से इसका अपना वेट भी बढ़ जाता है, वो प्रॉब्लम जरूर आती है, बट थिकनेस बढ़ाने से सैगिंग कम भी होती है, ओके, क्लियर। सो ये क्वेश्चन है, ये जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एक कंसेप्ट था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसका भी रख दिया। ज्यादा क्वेश्चंस इस पे मैंने देखे नहीं कभी बनते हुए, बट हाँ फिर भी थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, ओके। सो अब आते हैं हम समरी पे। सो यहां तक हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोगों को करना है समरी डे 1 से, जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, वो उन दोनों लेक्चर्स का समरी आज तो मैंने पढ़ा ही दिया ना, तो ये लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 का समरी प्लस लेक्चर 3 का भी मैं डिस्कस कर लूंगा। सो ये हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था, कितने टाइप के स्ट्रेस, कितने टाइप के स्ट्रेन हमने डिस्कस किए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात की थी, जिसमें टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेचिंग वाले को कहते हैं, ठीक है ना, जब भी हम स्ट्रेच करते हैं, नीचे रॉड के नीचे मांस लटकाते हैं, उस केस में जो भी स्ट्रेस आता है वो टेंसाइल है, जो भी स्ट्रेन आता है टेंसाइल है, दबाने से जो आता है वो कॉम्प्रेसिव है। शेयरिंग का मतलब होता है अलोंग द सरफेस,
यहां पे हम इसको अलोंग द सरफेस कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को। और हाइड्रोलिक में क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक हाइड्रोलिक, जहां हर तरफ से उसको दबाया जाए वो स्ट्रेस हाइड्रोलिक है, वहां पे जो स्ट्रेन आता है वो हाइड्रोलिक है। यहां पे वॉल्यूम का चेंज होता है। ओके, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की हम लोगों ने पूरी डेफिनेशन सब कुछ पढ़ा था कि अगर हमारी कोई रॉड है, अगर मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूं, इसको हम बोलते थे डिफॉर्मिंग फोर्सेस, अंदर की तरफ लगते थे रिफॉर्मिंग फोर्सेस। ये फोर्सेस हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होने चाहिए थे, याद आ रहा है? तो यहां से जो फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही मेरा स्ट्रेस है जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह रहे थे। यूनिट की बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सब कुछ हमने यहां लिखा हुआ है, इसकी ऐसा यूनिट लिखी है, प्लस ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद डायमेंशन भी हम इसकी देख सकते हैं, ठीक है ना, हम इसकी डायमेंशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारा फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो हम इसका कॉम्पोनेंट ले सकते हैं, ओके, जो भी इसके एरिया के परपेंडिकुलर हो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से अगर हम डिस्कशन करें, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे अगर स्ट्रेन की बात करें, जितना लेंथ में चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था, यानी कि डेल्टा एल बाई एल। कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन इसकी नहीं है। शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें तो इसमें हम क्या करते थे, हम लोअर सरफेस को फिक्स करते थे, अपर सरफेस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स देते थे। जो हम फोर्स देते थे वो सरफेस एरिया के पैरेलल होता था, वो ऊपर वाली सरफेस को नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस कर देता था। तो आप देख सकते हो यहां पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सरफेस के पैरेलल लगा रहे हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, यही फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आप देख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि पास्कल में, हमें शेयरिंग स्ट्रेस देगा। और इससे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए बस हमें यह देखना है कि ऊपर वाली सरफेस कितना आगे चली गई, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर गई, डिवाइडेड बाय दोनों सरफेसेस के बीच की लेंथ, है ना। एक सरफेस जो आपने फिक्स की थी, दूसरी जो आपने मूव की थी। एक सरफेस है, जैसे मेरे ये दोनों हाथ हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है L, और मैंने इसको आगे मूव कर दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उनके बीच की लेंथ, वो हमारा कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेन, जिसको हम टेन थीटा से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा से भी लिख सकते हैं, हमने बताया था, क्योंकि यहां बहुत छोटा एंगल चेंज होगा। ठीक है, क्लियर। यहां पे इसके बाद हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे भी डिस्कशन किया था। हमने कहा था अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप कर देते हैं तो उस पर हर तरफ से क्या लगता है, फोर्स लगता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो ऐसा ही फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, इसी को प्रेशर भी कह सकते हैं, जिसको पास्कल में मेजर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहां पे हर तरफ दबाने से इसका वॉल्यूम चेंज होगा, शेप नहीं। इसका वॉल्यूम चेंज होगा, शेप नहीं। और अगर हम शेयरिंग की बात करें, वहां शेप चेंज होगी, वॉल्यूम नहीं। वहां शेप चेंज होती थी, वॉल्यूम नहीं, यहां वॉल्यूम चेंज होगी, शेप चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर स्फीयर है तो स्फीयर रहेगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर रहेगा, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड रहेगा। यहां वॉल्यूम कम हो जाएगी पर शेप चेंज नहीं होगी, यहां शेप सेम रहती है। ठीक है ना, तो ये मैंने पूरा आपको सब कुछ बताया था। यहां शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। यहां ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, कंप्रेशन हो रहा है, दबाव आ रहा है। इसके बाद हम लोगों ने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा था। हुक्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब क्या होता था, जिसकी टेंडेंसी होती है अपनी शेप को रीगेन करने की, जिसपे अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो और फोर्स हटाने पे वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सब चीजें गेन करने की टेंडेंसी रखता है, वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब ऑब्जेक्ट इलास्टिक होते हैं बट एक लिमिट तक। आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे, ज्यादा स्ट्रेस लगा दोगे, इलास्टिक नहीं रहेंगे। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक इलास्टिक लिमिट है तब तक अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो और हटा रहे हो तो स्ट्रेन भी लगेगा और हटेगा, यानी कि स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा स्ट्रेस के साथ। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स इस रिलेशन को फॉलो करते हैं एंड दिस रिलेशन इज हुक्स लॉ। क्या सारे मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं? ना जी ना, ऐसा नहीं होता है ना, बताया था ना। नहीं जी, हर ऑब्जेक्ट नहीं करता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स करते हैं, मेटल जनरली कर लेते हैं बट सारे ऑब्जेक्ट नहीं करते। रबर बैंड एक एग्जांपल है, वो नहीं फॉलो करता हुक्स लॉ को। इलास्टिसिटी करता है बट हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो। यहां पे कुछ इलास्टिक मॉड्यूलाई की अगर हम बात करें, अगर हम रेशियो लें
स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का, डिफरेंट स्ट्रेस और डिफरेंट स्ट्रेन का, तो हमें इलास्टिक मॉड्यूलाई मिलते हैं जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, जिसमें यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, तीन तरीके के हम डिस्कस करते हैं। अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर की बात करें, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, बल्क की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो अगर हम ध्यान से देखें तीनों स्ट्रेस और तीनों स्ट्रेन अगर हम ध्यान से देखें यहां हमने इस्तेमाल किए, और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें यहां पे शेयर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि मटेरियल की रिजिडिटी दिखाने के लिए काम आता है। आप जानते हो फ्लूइड्स या लिक्विड्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, बट मेटल्स नहीं करते, तो वो ज्यादा रिजिड होते हैं। तो ऑब्वियसली गैसेस का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम होती होगी और सॉलिड की ज्यादा होती होगी। सॉलिड ज्यादा रिजिड होते हैं, उनका शेयर मॉडुलस ज्यादा होता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से रेशियो है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट वही है जो स्ट्रेस की है, यानी कि पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाई बल्क मॉडुलस का मतलब क्या है? अगर कोई बोले किसी का बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है, किसी का यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है हाई यंग मॉडुलस का मतलब है उसको दबाना खींचना आसान नहीं है। ऐसी हाई बल्क मॉडुलस का मतलब है उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते, उसकी डेंसिटी जल्दी नहीं बदल सकते। जो बहुत कम कंप्रेसिबल लिक्विड्स हैं या कंप्रेसिबल गैसेस हैं, कंप्रेसिबल सॉलिड्स हैं, उनका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। और इन जनरल सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस लिक्विड से, लिक्विड का गैस से ज्यादा ही होता है, क्योंकि सॉलिड जल्दी कंप्रेस नहीं होते, गैसेस आर फिर भी कंपैरेटिवली इजी कंप्रेसिबल। तो हाई बल्क मॉडुलस मतलब दबा नहीं पा रहे। भैया किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है, भैया दबेगा नहीं, दबाव उस पर डाल रहे हो पर वो आपसे दबेगा नहीं, हाई बल्क मॉडुलस है उसका। तो हाई बल्क मॉडुलस मतलब दबेगा नहीं। कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा होता है, मतलब किसी को अगर आप कंप्रेस कर सकते हो तो उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, अगर कोई कंप्रेस हो ही नहीं रहा तो उसका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है। अरे सर बिल्कुल नहीं हो रहा, अरे इनफाइनाइट, यानी कि इनकंप्रेसिबल, जो हो ही नहीं सकता कंप्रेस, इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस है, बहुत ज्यादा है, आइडियल है भाई, हो ही नहीं सकता कंप्रेस। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी में हमने पढ़ा था ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर कोई इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है उसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है, बट कॉम्प्रेसिबिलिटी जीरो है, वो बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं हो रहा, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी जीरो। दिस इज द रेसिप्रोकल, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल होना। ओके, क्लियर है? इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, फिर मैंने आप लोगों को कुछ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ाए थे। मैंने कहा था एकदम आइडियल, एक ऐसा मटेरियल चूज कर लो, एक ऐसा सब्सटेंस चूज कर लो जो सबसे ज्यादा आइडियल हो, जिसके अंदर सारे रीजन है ना। तो उसमें हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा ओ से ए ये क्या करता था, ओ से ए प्रोपोर्शनैलिटी रीजन को फॉलो करता था, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। फिर हमने इसी में बोला था अगर हम ए से बी चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा बट इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी अलग है। इलास्टिसिटी ये कहता है स्ट्रेस हटाओ स्ट्रेन जीरो हो जाए, और प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ ये बताता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो ए से बी में इलास्टिक तो है बट प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब स्ट्रेस डबल करने पे स्ट्रेन डबल नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम बी से डी की तरफ जाते थे तो वो अपनी प्रोपोर्शनैलिटी इलास्टिसिटी सब लूज कर चुका है। प्रोपोर्शनैलिटी तो ए पे ही लूज कर दी और बी पे उसने इलास्टिसिटी भी लूज कर दी। ओके, फिर हम लोगों ने इसके बाद क्या डिस्कस किया था, अलग अलग रीजन को, ए बी रीजन को डिस्कस किया था, बी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते थे, उसके बाद वहां इलास्टिसिटी क्या हो जाती थी, लूज हो जाती थी। ठीक है ना, फिर हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में पढ़ा था, यहाँ पे इलास्टिसिटी तो है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल में हमने ये देखा था जिसका ये फ्रैक्चर पॉइंट सबसे दूर है, हम ई को क्या बोलते थे यहाँ पे, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट, ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता था। अगर हम इससे आगे निकल जाए, फ्रैक्चर पॉइंट से आगे निकल जाए तो फ्रैक्चर पॉइंट आने के बाद ऑब्जेक्ट टूट जाता था। तो जिसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर होता था वो हाईली डक्टाइल होता था, जिसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत पास होता था वो ब्रिटल होता था। ब्रिटल यानी कि एक बार खींचा टूट गया, और डक्टाइल मतलब लंबा कर सकते हो आप, जितना मर्जी खींचो खींचता चला जा रहा है, वो हमारा क्या हो गया, डक्टिलिटी में आ गया, यानी कि वो हाईली डक्टाइल हो गया। ओके, सो जिनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लंबी लंबी तारे बना सकते हो, वो हमारे कैसे होते हैं, डक्टाइल मटेरियल। कांच हो गया, टाइल हो गया, ये सारे तो ब्रिटल है, ये तो टूट जाते हैं, इनको खींच नहीं पाते आप ज्यादा। ठीक है, इसके बाद इलास्टोमर्स हमने देखे थे, ये स्पेशल मटेरियल्स हैं, जैसे कि जो प्लास्टिक सॉरी, ये स्पेशल मटेरियल है जो आप लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो, ऐसे रबर बैंड की इस्तेमाल करने की बात करें, या भी ह्यूमन हर्ट्स में कुछ इस तरीके की सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं, यानी कि टिश्यूज ऑफ एरोटा जिसको आप बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, एओर्टा,
आई डोंट नो एग्जैक्टली आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हो, बट ये भी क्या होते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल, जो बहुत इजीली फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल होते हैं, है ना, स्ट्रेचेबल चीजें होती हैं जो इजीली स्ट्रेच हो जाती हैं। यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस दो, थोड़ा सा खींचो, बहुत ज्यादा खिंच जाता है। कम फोर्स लगाने में आप इसको बहुत ज्यादा खींच सकते हो, फोर्स डबल करो, स्ट्रेस को डबल करो, स्ट्रेन डबल नहीं होता, डबल से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे ये इलास्टोमर्स कहलाते हैं। इनका ग्राफ ध्यान से देखना, इसका कर्व ऐसे होता है, उठता हुआ जाता है, यानी कि इसका स्लोप अगर आप ध्यान से देखोगे ना, स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इलास्टिक फटीग, इलास्टिक फटीग में हमने देखा था अगर आप किसी भी रबर बैंड को या फिर किसी भी इलास्टिक मटेरियल को बार बार फोर्सेस लगा रहे हो, वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी कभी ना कभी लूज कर देगा, टेम्पररी या परमानेंटली उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी में आपको नजर आएगा कि अब वो वैसा इलास्टिक नहीं रहा जितना पहले था। तो इसको हम इलास्टिक फटीग कहते हैं। जब ऑल्टरनेटिंग हम बार बार स्ट्रेस स्ट्रेन लगाते रहे उस पर बार बार, तो उससे वो मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी को थोड़ी देर के लिए खो देता है, तो इसको इलास्टिक फटीग कहते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मैंने बताया था आप लोगों को, ये वो इफेक्ट है जो उन मटेरियल्स में आता है जो ना भूल जाते हैं कि मैं इलास्टिक हूं, है ना, जिनको याद दिलाना पड़ता है, अरे भाई जागो मोहन प्यारे, इलास्टिक हो तुम, ठीक है, वो भूल जाते हैं, वो सो जाते हैं मुझे लगता है, ठीक है ना, उनको खींचा वो भूल जाते हैं वापस भी आना था, आते हैं धीरे 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 धीरे, वो बहुत स्लो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में भी एक रिलेशन पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने ये देखा था अगर आपको किसी क्वेश्चन में मीन एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या मीन एटॉमिक डिस्टेंस दे दे, एटम्स के बीच का डिस्टेंस दे दे, ठीक है, और आपको क्या दे दे कि एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट दे दे, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ऐसा वर्ड यूज करेगा, यानी कि एटम के बीच में आप स्प्रिंग मान के चल रहे हो, तो उसके बीच में कुछ फोर्स कांस्टेंट दे दे, तो आप यंग्स मॉडुलस को लिख सकते हो, वो फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मीन एटॉमिक डिस्टेंस, फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मीन एटॉमिक डिस्टेंस, और डायरेक्टली आप इससे क्वेश्चन भी कर सकते हो। इस पे हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर हाई टेम्परेचर हो जाता था, है ना, अगर हाई टेम्परेचर हो जाता था तो एक्स इंक्रीज कर जाता था और आपका यंग्स मॉडुलस क्या कर जाता था, डिक्रीज कर जाता था, ठीक है ना। और डेंसिटी अगर इंक्रीज करती थी तो यंग्स मॉडुलस इंक्रीज करता था, डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज करती थी तो हमारा यंग्स मॉडुलस क्या कर जाता था, हमारा इंक्रीज कर जाता था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसके अलावा ट्विस्टिंग ऑफ अ रॉड, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि अगर कोई रॉड ऐसे हैंग्ड है और आप इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, घुमा रहे हो, ऊपर से फिक्स है और घुमा रहे हो, तो यहाँ ट्विस्टिंग के टाइम पे जो हमारा स्ट्रेन है वो शेयरिंग स्ट्रेन ही होता है, और वो किसके इक्वल आता है, रेडियस इंटू जितना एंगल आपने ट्विस्ट किया है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है ना, जहां से आप इसको घुमा रहे हो और जहां पे ये फिक्स्ड है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे ट्विस्टिंग देख रहे हैं तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है, बट अगर मैं यहाँ पे ट्विस्टिंग देख रहा हूं तो फिर मुझे इस यहां से लेके यहां तक का, तो डिपेंड करता है कि किन दोनों सरफेसेस की बात कर रहा है। अगर बॉटम की बात कर रहा है, यहां से यहां तक के बीच में देख रहा है, तो फिर हम r थीटा बाई l लिख सकते हैं, दिस इज ट्विस्टिंग। ये भी शेयरिंग ही है, ये भी शेयरिंग का ही एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शेयरिंग ओनली, ठीक है ना। इसको आप शेयरिंग के अंडर ही लोगे, क्योंकि जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो सरफेस के पैरेलल लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो सरफेस के पैरेलल लगाए जा रहे हैं। और आज क्या पढ़ा हमने, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूं, आज हम लोगों ने क्या नए टॉपिक कवर किए, एक बार इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले पॉइजन रेशियो पढ़ा, जो हमें ये बताता था कि भैया अगर आप किसी चीज को खींचोगे ना, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल अगर आप देख रहे हो उसकी लेंथ बढ़ रही है खींचने से, तो डायमीटर तो घटेगा ना, तो यहां पे अगर आप दबाओगे तो उल्टा हो जाएगा, आपकी लेंथ कम होगी तो डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग एक शेयरिंग स्ट्रेन को, अगर हम ध्यान से देखें, शेयरिंग स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं, शेयरिंग कह रहा हूं सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं डेल्टा एल बाई एल, और लेटरल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं डेल्टा डी बाई डी, यानी डायमीटर घट रहा है अगर लेंथ बढ़ रही है, और अगर लेंथ घट रही है तो डायमीटर बढ़ेगा, ये आप याद रख सकते हो। ओके, ये वॉल्यूम कंजर्वेशन भी बता रहा है, तो इनका ही रेशियो लॉन्गिट्यूडनल का और इसका लेटरल का, यानी कि लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करें तो हमें पॉइजन रेशियो मिलता है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी वैल्यू 0.5 से छोटी होती थी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हमने देखा था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 या उससे कम होती है, ठीक है ना, तो 0.7 तो कभी नहीं हो सकती। वैसे तो मुझे लगता है 0.5 भी नहीं लेनी चाहिए, बट ठीक है, अगर वो ले लेता है
तो आप इसको मार्क मत करना, आप 0.7 ले लेना। अदरवाइज इसकी वैल्यू आप याद रखना 0.5 से छोटी हो तो बेटर है, इसकी वैल्यू 0.5 से छोटी होती है तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी इससे कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट यहीं तक है आज का ये कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर आज यहीं तक रखते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अब आप लोगों का। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड के। आगे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। तो आज मैंने आपको सॉलिड कंप्लीट पढ़ा दिया है। आपको रिवीजन में क्या करना है, आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज एक बार ट्राई कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, ज्यादा आप लोगों को नहीं करना है। आपको डीपीपी मुझे लगता है सारी सॉल्व करनी है, डीपीपी को अच्छे से सॉल्व करना है, और जो सॉल्यूशंस ना हो उसके सॉल्यूशंस वॉच करने, वॉच दी सॉल्यूशंस। आप लोग ये कर सकते हो, यही होमवर्क में मैं दोबारा से लिख देता हूं। आप मॉड्यूल 1 को अच्छे से कर लेना, आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। मॉड्यूल की एक्सरसाइज जो 1 है आप कर लेना, प्लस पीवाईक्यू मैंने ऑलमोस्ट सारे करवा दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मोस्टली डिस्कस हो गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे पीवाईक्यू भी डिस्कस हो चुके हैं इस चैप्टर के। सो ये सब आप लोगों को करना है, ठीक है। चले, सो आज इस लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। आई होप समरी अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों को हेल्प भी मिली होगी। अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, अलविदा।